अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो आज हमने कंप्लीट एसटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा मॉडल पेपर डाउनलोड किया, हम आपके सामने पेश करते हैं। ये देखें, एसटीएस सिवा सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विसेज सैम्पल टेस्ट पेपर जो मॉडल पेपर होता है इस तरह का तकरीबन पूरा सेम एज इट इज़ जो है ना कॉपी किया है। सिर्फ 3-4 सवालात उसमें दिए हुए थे तो मैंने एडिशन किए सवालों की। सिलेबस के मुताबिक ही सवाल आएंगे। सिंधी उर्दू के 20 सवाल आएंगे तो 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 सवाल आएंगे, 10 नंबर के। मैथ के 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर के। और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 30 सवाल आएंगे, 30 नंबर के। अब ये सवाल आएंगे किस तरह के, और एक सवाल ज़ाहिर है 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल मार्क्स 100 ऊपर दिए गए हैं आपको, तो एक सवाल 1 नंबर का होगा। तो उर्दू लैंग्वेज के सवालात भी हमने इस वीडियो में जो है ना तमाम बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के भी हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी आपको मिलेगा। तो पूरा एक समझ लो मॉडल पेपर बनाया हुआ है। अब आज हम जो है ना अपनी वीडियो के अंदर इस मॉडल पेपर को कंप्लीट सोल्व करेंगे और सीखेंगे कि जो है ना मैथ के सवाल किस तरह होंगे, उर्दू के सवाल किस तरह आएंगे। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, पार्ट 1 में सिंधी उर्दू लैंग्वेज है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। अच्छा, वीडियो में तमाम तफसीलात के साथ आपको बताया जाएगा। इसके बाद देखें पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस है, इसके भी बहुत सारे MCQs हमने जो है ना कलेक्ट किए हैं, इसको भी हम बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर अपना जो है ना पहला पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम कवर करें, जो कि हमारा पार्ट है वो है मैथ का, ठीक है। जिस तरह देखें पार्ट 3 इंग्लिश लैंग्वेज के भी MCQ सारे आ गए। तमाम को हम एंड में जो है ना मज़ीद पढ़ेंगे भी, जो है ना समझेंगे भी। लेकिन सबसे पहले जो मेरा जो ऑप्शन है कि मैंने सबसे पहले मैथ को रखा हुआ है। पार्ट 4 पर जो मैथ आ रहा है, मैथ को मैंने रखा हुआ है ताकि हम मैथ पहले सीख लें, उसके बाद बाकी जो हैं रटा मार, उनको भी रटा मार जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख लेंगे, याद कर लेंगे, नज़रसानी फरमाएंगे। जो समझने वाला है उसको पहले समझते हैं, ठीक है। मैथ का पहला सवाल हमें गिवन है 20 - 18 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 = 2। मतलब आपको पूरी एक इक्वेशन दी हुई है और आपको सोल्व करना है। ऑप्शन दिए में ABCD। हमारा दुरुस्त जवाब है 18, ठीक है। अब ये कैसे आया? अच्छा, बहुत सारे लोग इससे पहले वीडियो में ना मुझसे गिले शिकवे कर रहे थे कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने अभी सोल्व करके आपको दिखाया। अच्छा, ये सॉल्यूशन भी मेरा अपना है। सवाल एवेटिव उतारा हुआ 20 - 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4। अब हम क्या करेंगे, देखें मैथ का एक रूल होता है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। देखें 18 और 9 को हमने किया डिवाइड सबसे पहले, ठीक है। 9 को 18 से डिवाइड किया, 2 आ गया। उसके बाद मैं सवाल एवेटिव सोल्व के बाद उतारा है 20 - 8 9 से डिवाइड हुआ तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एवेटिव उतर गया और +4 भी एवेटिव ऊपर से नीचे उतर गया, ठीक है। डिवाइड के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 3 क्या होता है 6, ठीक है। अब हमने 20 ऐसे ही उतारा, माइनस ऐसे ही उतारा नीचे, 2 3 6 प्लस और 4 भी एज इट इज़ नीचे उतर गया, ठीक है। उसके बाद हमने करना है माइनस, फिर एंड में करते हैं प्लस। 20 - 6 = 14 + 4 एज इट इज़ नीचे उतर गया। 14 + 4 = 18, तो 18 हमारा दुरुस्त जवाब है। ये पूरा सॉल्यूशन करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है। पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। ये मैथ का रूल है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पर हमारे पास क्वेश्चन है 20.05 - 7.05, ठीक है। अब ऑप्शन दिए हुए ABCD। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है 13। अब ये कैसे है, आए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप देखें सॉल्यूशन भी इसका पूरा जो है ना मैनुअली मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 20 - 05 सवाल एवेटिव उतारा है। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो, पॉइंट वाले सवाल कभी भी आपके सामने आ जाए पेपर में ना, प्लस के या माइनस के, तो सबसे पहले आप पॉइंट और पॉइंट लिखेंगे। देखें पॉइंट ऊपर और नीचे लिख दिया। आप पहली वैल्यू क्या है 20.05 लिखा, जो सेकंड वैल्यू है 7.05 वो लिखा। पॉइंट के नीचे देखें पॉइंट आया, नंबर के नीचे नंबर आया, फिर उसको इजीली हल किया। आप देखें 5 है, माइनस का साइन लगाया, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा, 0 0 0। अब 0 में से 7 जा नहीं सकता था तो हमने 2 से उधार लिया, उसके बाद 1 बचा, इसके पास 10 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं 20 भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की बेसिक्स भी क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए मैं ये हरकतें कर रहा हूँ बच्चों वाली। 10 में से 7 गए, 3 बचे और 1 एज इट इज़ ऊपर से नीचे आ गया। अगर मैं उधार नहीं लेता तो 20 को ही 7 से माइनस कर देता तो 13 आ जाता। 13.0 इसका मतलब एक्यूरेट 13, तो ऑप्शन में हमारे पास 13 गिवन है, तो 13 ही हमारा दुरुस्त जवाब है। तो समझ रहे हैं पॉइंट के सवालात हमेशा इसी तरह हल होते हैं, नंबर के नीचे नंबर और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, ब्रैकेट के अंदर -2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई +3 ब्रैकेट के अंदर आ गया = क्या। इक्वेशन आपको दी हुई है, कह रहा है सोल्व करके बताओ कि किसके बराबर है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन डी हमारा -6 दुरुस्त जवाब है। अब कैसे -6 से आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सवाल एवेटिव मैंने ऊपर से नीचे उतारा हुआ है, ठीक है, पेन से, और उसके बाद सोल्व कर रहा हूँ इसको। देखें सिंपल, 2 और 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6, लेकिन यहाँ पर जो साइन दिए हुए ना ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 3 6 और माइनस प्लस माइनस हो गया -6।
यहाँ साथ में ब्रैकेट के अंदर ना मैंने जो है साइंस के मल्टीप्लिकेशन भी लिखी हुई है। देखें होता क्या है, प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है, ये साइड में ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, उसके बाद होता क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको आगे अलजेब्रा की इक्वेशन सोल्व करने में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं सवाल हल करने के तरीके। जो सिंपल मैथ था, आगे अलजेब्रा की इक्वेशन आएंगी, उसको भी हम इंशाल्लाह ऐसे ही सोल्व करेंगे और इसी तरह समझाऊंगा। सवाल नंबर 4 हमारे पास गिवन है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, फिर अगेन ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं और ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है 7। अब 7 दुरुस्त जवाब कैसे आए इस पर गौर करते हैं। सवाल हमें गिवन है 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट में 2। सवाल मैंने एज इट इज़ उतारा है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन भी आप देखें, सॉल्व सवाल करते कैसे हैं, होते कैसे हैं, आपने भी देखें रफ वर्क ऐसे ही करना होगा। सवाल सॉल्व के बाद भी मैंने ऐसे ही उतारा, डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में 2 = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद देखें ये बार जो लगा हुआ है ना, मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस। लेकिन अगर इस तरह ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 2 क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये याद रखना। 3 2 होता है 6, 5 + 2 2 उतारा, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 3 2 6, तो इसका 6 आंसर उतार दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट हो गया सोल्व। अब वही हम अप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड हल करेंगे। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, 5 एविटिव उतारा, 2 एविटिव उतारा, मल्टीप्लाई 6 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 1, ठीक है। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इसीलिए 5 को शुरू में हमने एविटिव उतारा, प्लस का साइन भी एविटिव उतारा, 2 1 2, ठीक है। 5 + 2 बच गए, 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो 7 है हमारा दुरुस्त जवाब। अच्छा, ये जो आपको ऐसे वीडियोस नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली मैंने ऐसे ही अपना चैनल का नाम लिखा हुआ है ऐसे वीडियोस, तो इससे परेशान नहीं होना। ये देखें ऊपर ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब था 7। तो 7 का आंसर आपने सीखा कि 7 आया किस तरह था, पूरी इक्वेशन सोल्व की है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और इसमें जो है ना मैंने हाथ से सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन हमें दी हुई है 3x - 15 - 6 = 0। इसको कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रा है बेसिकली। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है 7। अब ये कैसे है, आए चलें गौर करते हैं। एविटिव सवाल मैंने उतारा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपको पेपर में मिलेगा नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एविटिव सवाल पूरी इक्वेशन उतारी है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व। देखें आप वेरीफाई भी कर लें ऊपर से, 3x - 15 - 6 = 0। सॉल्व की हेडिंग लगाई हमने और एविटिव सवाल उतार दिया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर 3x लिखा हुआ है और वहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं। कभी भी वेरिएबल वाला जो नंबर है ना, वो अपने वेरिएबल वाले नंबर से ही प्लस माइनस होगा। तो यार वेरिएबल कहते हैं x, y और z को, ठीक है। अब आप देखें 3x - 15 - 6 -15 को हमने -6 से जब सिंप्लीफाई किया ना, तो हमें पता है कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 15 और 6 कुल मिला के हो गए 21। तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। 15 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस का साइन लगाया। बाकी 3x हमने ऐसे ही उतारा, -21 ऊपर से सिंप्लीफिकेशन करके आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें 3x - 21 से तो हल होने से रहा, तो हमने क्या किया, -21 को इक्वल के उस तरफ भेज दिया। जब भी हम इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे चीज़ भेजते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -21 था, इक्वल के उस तरफ जाके +21 हो गया। 3x = 21। प्लस का साइन हम नहीं लगाते, हम एज्यूम करते हैं कि अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है, ठीक है। अब देखें x को हमने अकेला करना है, x की वैल्यू निकालनी ना, x को अकेला करना है। 3 और x यहाँ पर हो रहे थे मल्टीप्लाई, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x अकेला बच गया, इक्वल के उस तरफ 20/3 आ गया। 3 1 3, 3 7 21, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, x = 7। x की वैल्यू निकालने का बोला था तो हमारे पास आंसर आ गया C, आंसर आ गया ऑप्शन बी 7, ठीक है। ये होता है सिंप्लीफिकेशन, ये होता है जो है ना अलजेब्रा को सॉल्व करने का तरीक़ेकार। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इक्वेशन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3 = 3x - 2। इसमें भी यही करना है। देखें जब भी अलजेब्रा के सवाल आते हैं ना, उसमें अगर जो वेरिएबल गिवन होता है ना, x होता है, y होता है, z होता है, या a b c कोई भी वेरिएबल गिवन होता है तो उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब इसमें ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है, x = 5। रफ वर्क देखते हैं, एविटिव सवाल नीचे उतारा हुआ है, देखें 2x + 3 = 3x - 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अब हमने करना क्या, आप देखें वेरिएबल वाला नंबर सिंपल नंबर से प्लस माइनस होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर को इस तरफ ले आएंगे, सिंपल नंबर को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है।
अब हमने किया क्या, यहाँ पर देखें एरो के आपको निशान दिख रहे हैं, 3x को जो है ना हम इजिक्वल के इस तरफ ले आए, 3x वहाँ प्लस हो रहा था इजिक्वल के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए इजिक्वल के, तो वो हो गया माइनस, और +3 यहाँ पर प्लस हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो गया माइनस। अब देखें 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -2x मैंने वैसे ही लिखा, देखें वहाँ चला गया, -2 मैंने ऐसे ही लिखा और +3 था वहाँ आके हो गया -3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x माइनस 3x कितने x बचे, 2 में से 3x में से 2x गए, 1x बचा, तो 1 हम नहीं लिखते, x एक सेब बोलो या सेब बोलो बात एक ही है। -x इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 3 हो गए 5, ठीक है। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आएगी, -3 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं माइनस और माइनस को क्लैश कर देते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस ख़त्म करने के लिए अगर दोनों तरफ माइनस हो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल क्या करें, x को वहाँ भेज दें, 5 को यहाँ ले आएँ, तो दोनों के जो है ना साइड चेंज हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो देखें ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है, x की वैल्यू है 5, हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ये होते हैं सवाल हल करने का तरीक़ेकार, ये आप अलजेब्रिक इक्वेशन सिंपल सी हैं, बेसिक मैथ की हैं, कोई इतनी हार्ड नहीं है ये। नंबर 7 पर गिवन है हमारे पास एक और इक्वेशन, इफ़ 6 + 5x इज इक्वल टू 30 - x देन x इज इक्वल टू, कह रहा है अगर ये इक्वेशन गिवन हो तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है हमारा दुरुस्त जवाब है a इज इक्वल टू 4। सवाल हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया, आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। सवाल उतारने के बाद सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। सवाल अगेन हमने एज इट इज़ उतारा, 6 + 5x इज इक्वल टू 30 - x। अब देखें यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 6 को हम वहाँ ले जाएंगे और x को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हमने x वाले जो नंबर हैं उनको एक तरफ करना है और जो खालिस नंबर हैं उनको एक तरफ करना है। अब x यहाँ माइनस हो रहा था तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें इज इक्वल के बाद 30 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें 5x + x हो गया, ठीक है, और 6 यहाँ प्लस हो रहा था तो वहाँ 30 के पास जाके क्या हो गया माइनस। 5x + x इज इक्वल टू 30, 6 वहाँ प्लस हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो गया -30 - 6, ठीक है। ये समझ आया। देखें एरो के निशान भी आपको गिवन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। 5x + x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 30 - 6 इज इक्वल टू 24। अब जैसा कि मैंने आपको बताया x की वैल्यू निकालनी तो x को अकेला करना है, 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, x यहाँ अकेला बच गया 24/6, 6 1 = 6, 6 4 = 24, डिवाइड हो गए, x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 4। तो ये था हमारा दुरुस्त जवाब, x की हमने वैल्यू देखें आपके सामने निकाली। कभी भी किसी की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना तो उसको इज इक्वल के एक तरफ ही रखते हैं। ए देखें ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब था 4, ठीक है, कभी भी याद रखना। तो इक्वेशन को सोल्व भी इस तरह किया जाता है। अब देखें नेक्स्ट इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है 15y इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू, कह रहा है अगर 15y इज इक्वल टू 15 तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमने निकालनी है। आप देखें सारे ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन C1 जो आंसर है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। कैसे है आए देखते हैं। सवाल हमने एवेटिव उतार लिया, ठीक है, रफ वर्क में सॉल्यूशन इसका देखें। अब 15y इज इक्वल टू 15, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या समझाया, जो नंबर हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड पे अकेला रखना है। अब हमें y यहाँ अकेला चाहिए तो हम 15 को उस तरफ भेजेंगे इज इक्वल के, कैसे क्या करेंगे, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, y यहाँ अकेला बच गया 15/15 आ गया, 15 1 = 15, 15 1 = 15, आंसर आया 1/1। तो अपॉन की नीचे वाला जो 1 है उसको हम मैथमेटिक्स में असूम नहीं करते हैं, तो सिर्फ 1 हमारा आंसर है, y इज इक्वल टू 1। यह मैट्रिक की बेसिक मैथ है। अगर आपने वाकई में मैट्रिक मेरिट पे किया है ना तो यकीन करो इस तरह बच्चों की तरह समझाने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ कि मतलब 8वीं जमात का मैथ होता है ना, मैं इस तरह समझा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन के सवाल हैं ये, x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना। सवाल नंबर 9 हमारे पास है 7² इज़ इक्वल टू, अच्छा 7 के ऊपर जो ये 2 लगा हुआ है ना इसको कहते हैं स्क्वायर। जवाब है हमारा ऑप्शन है 49। आया इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे इसका सॉल्यूशन बनता तो नहीं है, इतना आसान सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको समझ आ जाए। अच्छा 7² होता है 7 × 7, 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6, तो 7 7 का होता है 49, तो 49 आपके स्क्रीन के सामने जवाब है। अच्छा 7 के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ होता तो उसको कहते हैं 7³, ठीक है भाई। सवाल नंबर 10 देखें आप, सवाल नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है ₹180 डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशियो 2 3 4 द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ 3 पर्सन आर। कह रहा है कि भाई 180 रुपये को 3 बंदों में डिवाइड करना है 2 3 4 के रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो आप बताओ तीनों लोगों का शेयर क्या होगा। अब ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, एक को 40 रुपये मिलेंगे, एक को 60 और एक को 80, रेशो भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व इसको करना कैसा है।
सवाल में देखिए हमें क्या गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है 180 और हमें बताया गया डिवाइड करना है इसको 3 लोगों में और रेशो गिवन है हमारे पास 2:3:4। सॉल्यूशन इसका देखें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन हमने देखा टोटल अमाउंट 180 है। अच्छा पहले पर्सन को हम 2 रेशो से देंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से। तो सिंपल है ना, 3 लोग हैं तो तीनों को हम अलग अलग रेशो के हिसाब से अमाउंट देंगे, ठीक है। हमने ये सारा लिख दिया एक जगह पे ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या होता है, हमने सम ऑफ रेशोज़ निकालना होता है। सम ऑफ रेशो क्या होता है, तमाम रेशोज़ का सम, मतलब तीनों रेशो जो दिए हैं उनको ऐड कर देना है। तो हमने सम ऑफ रेशो निकाला, सम ऑफ रेशो हमारा बना 2 + 3 + 4 = 9, ठीक है। 9 हमारा रेशो बना, देखिए ऊपर गिवन है 2 + 3 + 4, रेशो को हमने प्लस में चेंज कर दिया। सम ऑफ द रेशो ये निकालते हैं, कभी भी हिस्सा करते हैं ना, अगर बैन बाई जायदाद में हिस्सा भी करते हैं तब भी यही फार्मूला लगता है। फर्स्ट पर्सन शेयर = अब देखें 2 जिस रेशो से हम उसको दे रहे थे ना, 2 उसका रेशो था ना पहले पर्सन का, तो यहाँ 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 180 जो अमाउंट है वो लिखी और अपॉन के नीचे जो सम ऑफ रेशो का आंसर था 9 वो लिख दिया। अब 9 और 180 को डिवाइड किया, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 और 0 का 0 आ गया, 20 बचा, ठीक है। अब 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो = 40, मतलब पहले पर्सन का जो शेयर है वो है 40, आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड पर्सन का भी सेम ऐसे ही किया, सबसे पहले उसका रेशो लिखा, 3 के रेशो के हिसाब से देना है, मल्टीप्लाई बाय 180/9, 9 को 180 से डिवाइड किया, 20 आया, 3 × 20 = 60। सेकंड पर्सन का जो शेयर बना वो बना 60, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर्सन शेयर = 4 के हिसाब से, 4 रेशो के हिसाब से देना है, मल्टीप्लाई बाय 180/9, 9 को 180 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20, 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया = 80। अब हमने तीनों को शेयर दे दी, एक को 40 मिले, एक को 60 और एक को 80। नीचे लिख भी दिया 40, 60, 80, मतलब हमने जो तीनों को इस रेशो के हिसाब से जब पैसे बांटे तो ये फिगर आया हमारे पास। अब ऊपर जाके अपने आंसर्स पे मैच करते हैं। अब देखें ये रहा ऑप्शन सी, 40, 60 और 80, बिल्कुल सही रेशो हमारा जवाब आया। तो भाई इस तरह के सवालात आते हैं, इस तरह की आपने तैयारी करनी है, हल्का नहीं लेना है इस दफ़ा के पेपरों को। बहुत कंपटीशन सख्त है, बहुत सारे लोगों ने फिज़िकल टेस्ट क्लियर किया है, तो आपके लिए आगे जाके रिटन टेस्ट में कंपटीशन सख्त होने वाला है, ठीक है। नंबर 11 पर हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वन बॉय रीड द 100 पेजेस इन 5 days देन टेल हाउ मेनी रीड द पेपर इन 1 day। कह रहा है एक बच्चा 100 पेजेस पढ़ता है 5 दिन में, तो ये बताओ एक दिन में वो कितने पढ़ेगा। सिंपल सा फार्मूला लगाना है, 100 को 5 से डिवाइड कर देना है, 100 को 5 से डिवाइड करना है, तो पर डे का हमारा पता चल जाएगा कि भाई एक दिन में कितने पेजेस पढ़े जाते हैं, एक दिन में लड़का कितने पेजेस पढ़ता है। जैसे ही आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 को आंसर आएगा 20। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है 20 पेजेस, ठीक है। ये तो था इजी सवाल, बाकी मैंने जितने भी मैथ के सवाल थे वो सारे इस वीडियो में कवर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ऊपर जाएंगे एट द टॉप, क्योंकि जिसको मैंने प्रायोरिटी देनी थी मैथ को वो मैंने पहले पार्ट में कवर कर लिया, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं थोड़ी सी वीडियो देखते हैं आगे की और स्किप कर देते हैं। तो हम दोबारा अब ऊपर जा रहे हैं, अपने जो है ना सवालों की तरफ स्टार्ट से लेंगे और उर्दू, जनरल अवेयरनेस तमाम को देखेंगे, ठीक है। चूँकि यार ये रट्टा मार सब्जेक्ट है तो मैं इस पर अपना वक्त ज़्यादा थोड़ा कम करूँगा और सिर्फ उसको रीड करते जाऊँगा। पहला सवाल हमारे पास है, उफ़ुक़ की जमा क्या है। उफ़ुक़ की जमा क्या है, ठीक है। ए ऑप्शन है आफ़कीन, बी है आफ़ाक, सी है उफ़ुक़ात, डी है उफ़कून। तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है आफ़ाक। तो उर्दू से रिलेटेड ऐसे सवाल आएंगे। अच्छा जो सिंधी मेरे भाई हैं जिन्होंने सिंध से इंटीरियर सिंध से अप्लाई किया तो परेशान ना हो, उनको यही सवाल सिंधी में शो होंगे, ठीक है। अमीर की जमा क्या है, अमीरों, अमीरान, उमरा, अमीरों। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है उमरा, अमरा कह लो, उमरा कह लो। बहरहाल तो सिंधी जो भाई हैं ना उनके पास यही सवाल सिंधी में भी शो होंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। नंबर 3 पर है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इस मुहावरे का मतलब बयान करें, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है अपनी चीज़ों की कदर ना करना। इसका सिंपल सा मिसाल ये, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब ये कि किसी भी शौहर को ना अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, मतलब मुर्गी भी बन जाए ना तो वो उसकी अच्छी नहीं लगती है, बाहर की बीवियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये एक समझ लो कि एक बेकार सी मिसाल थी जो कि मैंने अपने वीडियो में दे दी आपको समझाने के लिए, सिंपल। तो अपनी चीज़ों की कदर नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये उर्दू का मुहावरा है, ये इसलिए कहते हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 4 है हमारे पास, लफ्ज़ उर्दू के लग़वी मायने क्या हैं। तो भाई लफ्ज़ उर्दू के लग़वी मायने हैं लश्कर। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, उर्दू ज़बान का पहला छापा खाना किस शहर में कायम किया गया। ऑप्शन ए कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, दिल्ली। तो भाई ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है कलकत्ता, ठीक है। इस तरह के सवाल आएंगे भाई उर्दू के, तो उर्दू के बारे में भी आपको हाउ नाउ ज़रूर होनी चाहिए।
सवाल नंबर 6 हमारे पास है, चोर की दाढ़ी में तिनका ग्रामर की रो से क्या है? भाई ज़रबुल मिसल है, मुहावरा है, रोज़मर्रा है, तीनों में से कोई नहीं। तो भाई ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, ज़रबुल मिसल। ठीक है, हाँ नाव कर लेनी है, बस देख लेना है। खाक छानने का क्या मतलब है? भाई खाक छानने का मतलब है, ऑप्शन है तलाश करना, मज़े करना, जस्तजू करना या मिट्टी में खेलना। इसका मतलब है तलाश करना। इसका एक जुमला है, हमने दर दर की खाक छानी मगर वो हमें ना मिले। तो यही मतलब है कि हमने जगह जगह उसको ढूंढा लेकिन वो हमें तलाश किया, नहीं मिले। सवाल नंबर 8 है, अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में वाक़ है? लाहौर, सियालकोट, कराची, दिल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है लाहौर। अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में वाक़ है। ठीक है, तो उसके बाद देखें 10 मैंने उर्दू के सवाल इसमें जो है ना कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, वो तमाम को हम देखेंगे इंशाल्लाह। तमाम को वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सवाल नंबर 9 है, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? तो लखनऊ, दिल्ली, अकबराबाद या आगरा। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है आगरा। ठीक है, नंबर 10 पर है, उर्दू का फिरदौसी किसे कहा जाता है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, अल्लामा इकबाल या हफ़ीज़ जालंधरी। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है हफ़ीज़ जालंधरी। हफ़ीज़ जालंधरी को उर्दू का फिरदौसी कहते हैं। तो भाई ये मॉडल पेपर सिर्फ मैंने आपको दिखाया नहीं है, पूरा सॉल्व करके भी बताया है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सवाल हैं, इसको भी फटाफट हम लोग जो है ना देखेंगे। नंबर 1 पर कह रहा है, करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इस, पंजाब का करंट गवर्नर कौन है? ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है सरदार सलीम हैदर। ठीक है, सरदार सलीम हैदर जो हैं वो करंट गवर्नर हैं पंजाब के। ये आपको पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस कहते हैं जो बातें आपको अपने मुल्क में रहते हुए पता होनी चाहिए। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो सवालात मैंने अभी इसमें जो टॉप MCQs जो लिखे हुए हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। नंबर 2 पर हमारे पास देखें, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का गवर्नर कौन है? तो भाई जाफ़र खान बंदोखेल, ये बलूचिस्तान का गवर्नर है। नंबर 3 पर है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा KPK। तो है फैसल करीम कुंडी। ठीक है, ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है। ये तमाम गवर्नर तो तमाम सूबों के आपको याद होने चाहिए। नंबर 4 पर है, हु इज़ द करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो देखें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नंबर 5 पर है, हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है उमर अयूब खान। उमर अयूब खान हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC। तो ये हज़रत हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नंबर 7 पर है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ PTCL। तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद। ठीक है भाई, तो इनकी भी आव नाव कर लेनी है। ऑप्शन 8 हमारे पास सवाल नंबर 8 है, हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है मोहम्मद औरंगज़ेब। भाई मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके कानों में आवाज़ जाएगी, आपको अच्छे से याद होगा। नंबर 9 पर है, हु इज़ द करंट स्टेट मिनिस्टर ऑफ पावर डिवीज़न। ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है सरदार अवेज़ अहमद ख़ान लगारी। नंबर 10 सवाल देखें आप, 10 पर कह रहा है, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का अभी हाल ही का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इसाक डार साहब हैं। तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। अच्छा, ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इसाक डार साहब थे और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर भी इसाक डार साहब हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के सवालात और भी हैं। नंबर 11 पर है, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन बी इसका हमारा दुरुस्त जवाब है आहत खान चीमा। भाई ये तमाम जो क्वेश्चन है ना, ये गूगल और विकीपीडिया से वेरीफाइड हैं। आप ये नहीं कहना कि भाई ये गलत हैं, ऐसा नहीं है। पुरानी जो वीडियोज़ हैं ना, उसमें अपडेट नहीं हुए हुए सवालात, जो लोगों की पुरानी वीडियोज़ करंट अफेयर्स से जो ना जनरल अफेयर्स से रिलेटेड हैं। नंबर 12 पर है, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है आज़म नज़ीर तरार। नंबर 13 पर है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है मुसद्दिक मसूद मलिक। ठीक है, ये बिल्कुल अपडेटेड सवाल हैं, ये बिल्कुल हाल ही के सवाल हैं। ठीक है, वेरीफाइड हैं। नंबर 14 पर है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन KPK। तो वो हैं भाई ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है अरशद अयूब खान। नंबर 15 पर है, हु इज़ द करंट IG ऑफ सिंध पुलिस। तो भाई ये तो 3 स्टार क्वेश्चन है कि सिंध पुलिस के मौजूदा IG कौन है। तो ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है ग़ुलाम नबी मेमन। ठीक है, और नंबर 16 पर है, हु इज़ द करंट IG ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। और इस्लामाबाद पुलिस के करंट IG कौन है? सैयद अली नासिर रिजवी। ठीक है भाईजान, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 17 पर है हमारे पास, हु इज़ करंट टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन कौन है? शान मसूद। कैप्टन कौन है भाई टेस्ट मैच के? शान मसूद साहब हैं। नंबर 18 पर है, हु इज़ करंट T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? इसका भी शान मसूद हैं। अच्छा, पहले बाबर थे, ठीक है, बाबर आजम थे, तो अब जो है ना शान मसूद हैं। बाबर आजम ने रिज़ाइन दे दिया शायद, मुझे तो क्रिकेट में इतनी हाव नाव है नहीं, तो मैंने सर्च कर लिया था उसको। 19 पर है, द इंटायर PSL लीग वाज हेल्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। PSL जो पाकिस्तान में शुरू हुआ था ना, वो 2020 में शुरू हुआ था, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 20 पर है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हमारी बिल्कुल हुस्न की मलका मरियम नवाज़ हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो भाई ये थे पाकिस्तान करंट अफेयर्स, मतलब जनरल अवेयरनेस के सवाल। इसके बाद इंग्लिश के भी सवाल जो है ना मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, उसको भी देखना है, हल्का नहीं लेना है उसको भी। तो देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल हैं, उसको भी हम देखते हैं, इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। पहला सवाल देखें, द सिनोनिम ऑफ ओके इज, कह रहे हैं ओके का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम कहते हैं मिलता जुलता एक ही मायने वाला अल्फाज। ओके का सिनोनिम है ऑल राइट, ठीक है। तो सिनोनिम कहते हैं मतलब हम मायने, एक ही मतलब वो दोनों का। अब देखें, सिनोनिम ऑफ क्रिएट इस नंबर 2 सवाल है हमारे पास। क्रिएट का सिनोनिम क्या है? जनरेट। क्रिएट का मतलब होता है तख्लीक करना, बनाना, तो और जनरेट का मतलब भी होता है तख्लीक करना, बनाना, ठीक है। इस तरह एंटोनियम जो होता है वो अपोजिट होता है। द एंटोनियम ऑफ इंटरेस्टिंग इज, मतलब दिलचस्प का उलट क्या है? इंटरेस्टिंग कहते हैं दिलचस्प को, तो उलट है उसका बोरिंग। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है, बोरिंग, ठीक है। एंटोनियम कहते हैं अपोजिट को। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एंटोनियम ऑफ फिनिशेस, मतलब इख्तिताम करने का अपोजिट क्या है? इनिशिएट। इनिशिएट कहते हैं इब्तिदा करने को, ठीक है। अब जिस तरह हम कहते हैं इनिशियली, कभी यूज़ किया होगा अगर आपने इंग्लिश बोली होगी, तो इनिशियली मतलब इब्तिदाई तौर पर, शुरू में इनिशियली, तो इनिशिएट यहाँ पर वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पर है, द एंटोनियम ऑफ स्टैंड इज, मतलब खड़े होने का उलट क्या है? तो भाई खड़े होने का उलट है सिट, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। इसी तरह देखें, नंबर 6 पर है, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ आंट इज, कह रहा है आंट जो है, आंट कहते हैं बेसिकली आंटी को, ठीक है। आंटी का जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो क्या है? मतलब ये फेमिनाइन हमें गिवन है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो पढ़े होंगे ना, तो उसका मैस्कुलाइन क्या है? तो मैस्कुलाइन इसका होता है अंकल। अगर अंकल गिवन होता और आपको फेमिनाइन जेंडर पूछते तो वो आता आंट, ठीक है। आंट का जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो है अंकल। नंबर 7 पर हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड शीप। अब शीप का प्लूरल बताना है, शीप का प्लूरल भाई शीप ही होता है, ठीक है। इस तरह फ़िश का जो प्लूरल होता है वो भी फ़िश ही होता है। तो ना शीपेज है, ना शीपसेज है, ना शीप्स है। जो ऑप्शन दिए हैं ना, ये आपको महज गुमराह करने के लिए दिए हैं। शीप का प्लूरल होता है शीप एज इट इज़, फ़िश का प्लूरल होता है फ़िश एज इट इज़। नंबर 8 पर है, शी हैज़ बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसमें अगर वक्त का जिक्र आ रहा है तो यहाँ पर सिंस यूज़ होगा। वक्त अगर हम काउंट कर सकते हैं तो फॉर का जिक्र होगा, अगर हम वक्त को गिन नहीं सकते तो सिंस का जिक्र होगा। यहाँ पर मॉर्निंग का जिक्र हो रहा है तो हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें बेसिक है, बेसिक ग्रामर है। मैं आपको इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बेसिक अलिफ बे नहीं पढ़ा सकता हूँ टेंसेस के, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ हाउ नाउ ही करा सकता हूँ, और भी मज़ीद टेंसेस से रिलेटेड इस वीडियो में सवाल आएंगे। नंबर 9 पर देखें, इस तरह के सवाल भी आते हैं, कॉबलर इज़ टू लेदर। अब कॉबलर और लेदर का रिलेशन देख के ना, आपने जो ऑप्शन दिए हैं ना, उनमें से एक रिलेशन को फाइंड आउट करना है। कह रहा है कॉबलर जो मोची है वो चमड़े पे काम करता है। अब शर्ट बुटीक तो नहीं होता, टेलीविज़न इंजीनियर नहीं होता। अच्छा, वुड कटर फर्नीचर, लक्कड़हारा और फर्नीचर का रिलेशन बता रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। लक्कड़हारा फर्नीचर नहीं बनाता, लकड़ियाँ काटता है। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है, मैसन स्टोन, मतलब मिस्त्री ब्लॉक रेती सीमेंट पे काम करता है। अब सवाल नंबर 10 है, नाइफ कट, नाइफ इज़ टू कट। कह रहा है छुरी काटने के काम आती है। अब आप जो है ना ABCD ऑप्शन देख के बताएं क्या किसके काम आता है। विंटर समर, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ड्रिल मशीन और होल, मतलब ड्रिल मशीन जो काम आती है होल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन देखें, सवाल का रिलेशन आपने समझना है, फिर ऑप्शन में उसी रिलेटेड जो है ना आपने ऑप्शन चेक लगाना है। नंबर 11 पर हमारे पास है, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर डैश। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये एक समझने के ईडियम है, फ्रेज़ है। इसका मतलब ये होता है, लफ्ज़ी मायने इसका मतलब, लफ्ज़ी मायने पहले कर लूँ फिर उसका जो है ना वो वाला मायने करूँगा। लफ्ज़ी मायने इसका ये होता है कि अब दूध गिरने पर क्या अफसोस करना, और इसका मुहावरा है उसका जो मायना निकलता है कि अब क्या फ़ायदा चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब क्या पछताए रोना, कुछ इस तरह का, ठीक है।
तो ये भाई सवालात आते हैं, आपने परेशान नहीं होना है। मैं आपको कंप्लीट जो है ना सिलेबस के मुताबिक भी ऑलरेडी तैयारी करा चुका हूँ। अब तो मैंने मॉडल पेपर भी बिल्कुल बना दिया ताकि आपको आसानी हो जाए कि पेपर बेसिकली आता किस तरह है। बहुत सारे लोग जो इनिशियली पहली मरतबा पेपर दे रहे हैं ना, उनको नहीं पता सवाल किस तरह आते हैं, पेपर किस तरह आता है, पेपर में क्या करना होता है। तो पूरे सवाल मैंने इस वीडियो में गेन कर लिए हैं। नंबर 12 पर देखें, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डैश एनीथिंग। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ आएगा, ठीक है, ऑफ आ गया, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, ऑफ। नंबर 13 पर देखें, 13 पर लिखा हुआ है द प्लूरल वर्ड ऑफ ऑक्स इज। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? तो भाई ऑक्स का जो प्लूरल होता है ना वो होता है ऑक्सिन। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। इस तरह के खतरनाक वाले सिंगुलर प्लूरल आते हैं भाई। नंबर 14 पर देखें, लिखा हुआ है फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है हेल्पिंग वर्ब निकालना है। जुमला क्या दिया हुआ है? शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स। अब यहाँ वर्ब नहीं निकालना है भाई, हेल्पिंग वर्ब निकालना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर गिवन है हैज़। ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। वो 2 सेब खा चुकी है, लड़की है। तो हैज़ जो है ना हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जो ईटन है वो वर्ब है और एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है शी। अगर इस तरह सब्जेक्ट पूछता तो हम शी बताते, सिर्फ वर्ब पूछता तो हम ईटन बताते। इसने हेल्पिंग वर्ब पूछा है तो भाई हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ठीक है। नंबर 15 पर हमारे पास है चूज़ वन द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस आपने तलाश करना है। सबसे पहले आपने ऑप्शन ए देखना है, शी वर प्रेइंग फॉर द प्रिवेंटेशन। अब इसको आपने दुरुस्त करना है भाई, शी के साथ आता है वॉस, उसके बाद तो पूरा जुमला सही है। अब ऑप्शन सी देखें, हमारे पास ऑप्शन सी में लिखा हुआ बाकायदा शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, कि वो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। वॉज वर आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है भाई। तो ये है बेसिक ग्रामर, आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने वाकई में मैट्रिक नकल करके पास नहीं किया ना तो भाई आपके लिए आसान है, हलवा है, तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 16 पर है द लेपर्ड रन्स। अब आगे कह रहा है व्हाट इज़ रन्स इन ग्रामर। कह रहा है ग्रामर की रो से देख के बताएं रन्स है क्या। तो राई रन हमारे पास है वर्ब। वर्ब बेसिकली वो होता है जुमले में काम कर रहा होता है। जुमले में काम क्या हो रहा है? भागा जा रहा है। तो भागना क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है। नंबर 17 पर हमारे पास है ब्रेवली इज़ एन। मतलब ब्रेवली क्या है? ब्रेवली है एडवर्ब। ही फाइट्स ब्रेवली, वो बहुत बहादुरी से लड़ता है, ठीक है। तो ये है एडवर्ब, ठीक है। ब्रेवली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। अब नंबर 18 पर देखें इसी तरह से। नंबर 18 पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक। खाली जगह पुर करें। अली डैश टू बी अ डॉक्टर। अली डैश टू बी अ डॉक्टर प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। अब अली वांट्स टू बी अ डॉक्टर। अली वांटिंग नहीं आएगा, इज़ वांटिंग भी नहीं आएगा, विल वांट भी नहीं आएगा। अली वांट्स टू बी अ डॉक्टर। अब वांट्स में एस क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता ना अली एन अकरम, तो यहाँ पर सिर्फ वांट आता, एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। समझ आ रही है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट सिंपल। अली वांट्स टू बी अ डॉक्टर, अली डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है भाई। नंबर 18 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए। सारे ऑप्शन आपने देख लिए, तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। अब नंबर 19 पर देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्जामिनेशन। यहाँ भी जो है ना हमने फिल इन द ब्लैंक ही करना है। कह रहा है अगर वो मेहनत करता है तो वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा। अब पास कर जाएगा इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट, तो क्या आएगा? ही विल पास। ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। ही विल पास, ठीक है। विल आ गया, पास आ गया, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों की तरह ग्रामर पढ़ा रहा हूँ यार, इतना कोई आपको वीडियो में ब्रीफली नहीं बताएगा। सवाल नंबर 20 हमारे पास है नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखें 2 सब्जेक्ट हो गए। नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड डैश रीडिंग बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब बताना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर रीडिंग बुक्स, मतलब ये ना ही वो ना ही उसके दोस्त किताबें पढ़ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ हमारे पास? आर, ठीक है। तो भाई ये 20 सवाल मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के निकाल दिए। इसके अलावा जो हमारे पास कवर करने के लिए बचा है वो बचा है रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड की तैयारी मैंने बिल्कुल अपनी वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाई भी रीजनिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है ना।
मैथ हम पढ़ चुके हैं। देखिए आपके सामने मैथ को मैं कर रहा हूँ। इसके रीजनिंग एप्टीट्यूड की मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है, आपने मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वहाँ से जाके रीजनिंग एप्टीट्यूड की मुकम्मल तैयारी करनी है, ठीक है। अब रीजनिंग एप्टीट्यूड में जो ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो सवाल आया हुआ था ना, वो क्या आया हुआ था उसको देखते हैं। पार्ट 5 पर देखें, एक सवाल लिखा हुआ है रीजनिंग एप्टीट्यूड, इस तरह ही सवालात आएंगे, मज़ीद कंटिन्यू होंगे, जो कि मैंने अभी जोड़े नहीं है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अब सवाल हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है 2, 4, 8, 16, मतलब सीरीज़ को समझना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो मतलब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32। ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास दुरुस्त जवाब। तो भाई हमने पूरी वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें सीखी, पेपर किस तरह आएगा, पेपर किस तरह होगा, पेपर में सवालात कौन कौन से आएंगे, पेपर में कितने मार्क्स के सवालात आएंगे और कौन कौन से सवालात आएंगे, किस किस तरह के आएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वो मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स डाल रहा हूँ। उससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ सिंध पुलिस के रिगार्डिंग, वो भी आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।